नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आधारीय चयापचय का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था इसके जो मेथड है इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, आधारीय चयापचय की जो मेथड होते हैं, कैसे ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो क्वेरी थी उसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने कोई चीज यहाँ पर गलत नहीं बताया था। मैंने यहाँ पर बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक उपचय और एक अपचय, यानी एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। जो कैटाबॉलिज्म होता है इसमें क्या होते हैं कि ये हमारे शरीर में यानी भोजन पचने के बाद क्या होता है, अवशोषण होने के बाद हमारे शरीर में ये जो प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये अपने लास्ट फॉर्म में टूट जाते हैं। ये हमारी क्या होती है, उपचय होती है और हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, निर्माण करने का काम और ग्लाइकोजन का निर्माण, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये सारी क्रियाएं जो उपचय में होती है। और जो निर्माण के कार्य होते हैं वो हमारा क्या होता है, वो एनाबॉलिज्म होता है। और जो टूट फूट की कोशिकाओं की मरम्मत होना, ये सारी चीजें कैटाबॉलिज्म में होती है। ये चीज मैंने बताया था। और इसमें मैंने जो वृद्धावस्था और शैशवावस्था की जो चर्चा की थी, यानी किसमें कैटाबॉलिज्म होता है और किसमें एनाबॉलिज्म होता था, इस पे मैंने चर्चा किया था। जो एनाबॉलिज्म होता है, जैसे जो वृद्धि करने वाले बच्चे होते हैं उनमें एनाबॉलिज्म की क्रियाएं ज्यादा पाई जाती है। जैसे वृद्धि करने का काम, बढ़ोतरी होती है उनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। जबकि देखिए वृद्धावस्था में मांसपेशियों का निर्माण थोड़ी होता है, उसमें क्षरण होता है धीरे धीरे। तो ये चीज मैंने वहां पर चर्चा किया था कि कैटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इन्हीं दोनों को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी चयापचय कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी वही चीज लिखा है कि निर्माण कार्य क्रियाएं जो उपचय होती हैं, और टूटने एवं विभक्त होने की क्रिया, यानी भोज्य पदार्थों का जो भोजन हम लेते हैं, उस भोज्य पदार्थों के टूटने विखंडन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब देखिए हमारे शरीर में भोजन में क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में तो सारे कार्य होते हैं। जैसे हमने भोजन लिया, उसका पाचन हुआ और शोषण हुआ, और छोटी आंत में पाए जाने वाले जो विली होते हैं, वो शोषणांकुर होते हैं। वो क्या होते हैं, उनसे जो है, जो हमारे रक्त जो वेसल्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या होते हैं, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और पूरे ब्लड में वो जो है सर्कुलेट किए जाते हैं। तो ये जो चीजें क्रियाएं होती हैं, जब हमारा भोजन पच जाता है तो ये क्रियाएं होती हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पर बताया था कि भोजन जो है एक रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्यों, मैंने भी आपको बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ने के लिए आपके ट्रिप्सिन होते हैं, पेप्सिन होते हैं। और जो आपके वसा होते हैं, वसा को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम होते हैं। यानी हमारे भोजन को पचने, भोजन के हमारे शरीर में जाने के बाद ये रासायनिक क्रियाएं, ये जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं उसको तोड़ते हैं, और जो हमारा प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूटता है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो वसा में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा लास्ट ग्लूकोज में टूटता है, और जो वसा होता है वो फैटी एसिड में टूटता है। ये चीज मैंने इस पर चर्चा किया था। तो ये लास्ट स्टेज, इसकी टूटने के बाद फिर जाकर के हमारे रक्त में वे मिलते हैं। और दो क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। जो ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में स्वतः हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, बल्कि वो स्वतः चलती रहती हैं। हृदय का धड़कना, पलक का झपकना और हमारे अंदर भोजन का पाचन, ये सारी हमारे वश में नहीं होती है, स्वतः होती रहती है। इनको करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमारी क्या होती है, वो आधारीय चयापचय होती है, यानी वो भी आपका। और क्या होता है ये, इसी को आधारीय चयापचय कहते हैं। तो वही आपकी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला करके ही क्या होता है, आधारीय चयापचय होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने आपको ये बताया था दो मेथड, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हमने चर्चा किया था बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर में क्या करते हैं कि एक निश्चित मात्रा के, यानी भोजन के क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा लेते हैं भोजन की, उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, और उस ऑक्सीडेशन से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसको ज्ञात करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। यानी एक निश्चित मात्रा में भोज्य पदार्थों को लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, उसको उस पर हीट दी जाती है, ताप से उसको जलाया जाता है,
और उससे जो एनर्जी उत्पन्न की जाती है इसका मापन जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, थोड़ा आपको समझने के लिए, बहुत अच्छा नहीं बनाया केवल आपको एज आप समझ जाए इस चीज को बस। तो देखिए यहाँ पर एक है, ये एक तापरोधी एक तरीके से कंटेनर है और इसमें देखिए यहाँ पर एक प्लेट बना है और इस प्लेट में मतलब कि एक जितना हमें एनर्जी को मापन करना है, जितने ग्राम का हमें भोज्य पदार्थ है, जो गोली जैसा यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा क्या है, भोज्य पदार्थ है। इस भोज्य पदार्थ को जितना हमें मात्रा में उसको कह सकते हैं उसका मापन करना है, उतनी ही मात्रा में उसकी गोली बना करके उस क्या करते हैं, उस भोज्य पदार्थ को लेते हैं और इसमें इस प्लेट में रख देते हैं। और देखिए ये इस तरह से ये जो लाइनिंग है ये क्या होता है, ये तापरोधी होता है, यानी इसकी तरफ न तो यहाँ से ताप जा सकता है न तो यहाँ से आ सकता है। इस तरह कंटेनर होता है। और ये भी जो आपकी ये प्लेट जो दिख रही है प्लेटिनम का प्लेट होता है, ये भी कह सकते हैं रोधी का काम करता है। और देखिए यहाँ पूरा एक पानी भरा हुआ है, क्या ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है, क्या एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिससे ये चेक करें कि इससे जो एनर्जी, इससे यदि जलाया जाए इससे जो एनर्जी निकल रही है और डायरेक्ट कहाँ जाएगी, वो पानी में जाएगी, पानी हमारा गर्म होगा। तो ये चीज यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर थर्मामीटर से पता लग जाएगा इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे हीट यानी हमारा जल है कितना गर्म हुआ। तो इसका पता करने के लिए लेते हैं। और देखिए यहाँ पर विलोडक पदार्थ है। अब विलोडक पदार्थ क्या होता है, विलोडक पदार्थ क्या होता है, जो वाटर है उसको हिलाने से हम पानी को हिलाते हैं, पूरा मिलाते हैं गर्म और ठंडा पानी को, तो उसी तरह से ये विलोडक पदार्थ होता है जो पानी में डाला जाता है और वो हिलाने का काम करे जिससे जो टेम्परेचर है पानी का वो क्या हो, एक समान हो जाए। तो ये विलोडक पदार्थ होता है। और देखिए यहाँ पर एक विद्युत स्पार्क लगा हो, यानी विद्युत स्पार्क क्या होता है, इससे हीट दी जाती है, इसको लाइट दी जाती है जिससे ये जो भोज्य पदार्थ इस प्लेट में रखा हुआ है इसको क्या किया जाए, इसको जलाया जा सके, इससे ताप उस पर ताप उत्पन्न किया जा सके, उष्मा उत्पन्न किया जा सके और इससे जो उष्मा उत्पन्न हो वो जल में जाए। इससे जो उष्मा उत्पन्न हो वो किसमें, वो डायरेक्ट किसमें जाएगा, वो जल में जाएगा, जल में जाएगा तो जल हीट होगा। तो इसका मापन करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज और लगाया है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हेतु द्वार। देखिए कोई चीज हमें क्या है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बुझाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे इसको जलाने में यानी इसको हीट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर तब तक देते हैं जब तक इसके बराबर ना हो जाए तब तक उसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसमें जब इसको विद्युत स्पार्क से इसको इस भोज्य पदार्थ को जलाया जाता है और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जल में जाएगी। और जल का जो टेम्परेचर पहले इसको नापे रहते हैं और बाद में इसका टेम्परेचर जब इसको हीट करते हैं वो गर्म होकर के वो पानी में वो हीट चला जाता है जिससे जो वाटर का लेवल, वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसी को मापा जा, इसी के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर लाया गया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर है कि माना गेहूं का वजन कितना हो, 5 ग्राम हो, कितना हो, 5 ग्राम हो। और इसके बाद है बर्तनों में जल की मात्रा, ये जो पूरे बर्तन जो लिया है तापरोधी जो बर्तन है इसमें कितना जल की मात्रा है, 4500 ग्राम है। और जब कैलोरीमीटर के समतुल्य देखते हैं, इक्विवेलेंट देखते हैं तो कितना है, 500 ग्राम है। कितना है, 500 ग्राम। तो बर्तनों में जल की मात्रा 4000 ग्राम, कैलोरीमीटर के वजन के समतुल्य जल की मात्रा 500 ग्राम। तो दोनों मिला के कितना हुआ, 4500 ग्राम। कितना हुआ, 4500 ग्राम। अब देखिए पानी का पूर्व ताप, यानी जो ये पानी है इसका टेम्परेचर पहले लिया गया वो 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब इसे हीट इससे उत्पन्न हुआ इससे क्या हुआ, ये 24 डिग्री, यानी इसमें 4 प्लस इसमें और बढ़ गए। जब इसको जलाया जाए तब इसका टेम्परेचर क्या हुआ, थर्मामीटर से चेक किया गया, इसमें 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। तो क्या हुआ, ये दहन के बाद 24 डिग्री सेल्सियस हो गई। अब देखिए पानी तथा कैलोरीमीटर के द्वारा प्राप्त ऊष्मा, पानी द्वारा और कैलोरीमीटर के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त हुई कितना हुई, 1800। अब देखिए 1800 ही है, ये किलो कैलोरी में कितना आ जाएगा, ये 18 किलो कैलोरी आ जाएगा। देखिए 5 ग्राम गेहूं से प्राप्त ऊर्जा 18 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम गेहूं से कितना मिलेगा, तो हम इससे क्या करेंगे, 5 से इस पे भाग दे देंगे। क्या होगा, 18 में 5 से भाग देंगे तो 3.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। यानी 1 ग्राम गेहूं से हमें 3.6 किलोग्राम
सॉरी 6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चीजें इससे निकल के आती है बॉम्ब कैलोरी मीटर से। दूसरी चीज यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे जो चीज क्या है कि जब जलाते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ चीजें जब हमारे शरीर में जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में यूज नहीं होती। जैसे हमारा फाइबर होता है, रेशेदार चीजें, अगर यहाँ पर जलाएंगे तो हीट निकलेगा, और वो हीट क्या होता है, वो पानी को गर्म करेगा एंड उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जबकि हमारे शरीर में जो रेशेदार पदार्थ होते हैं उनका यूज नहीं होता, हो कोई एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं। और उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पाचन के समय और शोषण के समय और जो व्यर्थ पदार्थों के रूप में इसमें से तत्व क्या होते हो, निकल जाते हैं। क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोज से 4.1 किलो कैलोरी मात्रा जो है हमें मिलती है। इसमें से 2%, देखिए 98% हमने यहाँ पर लिखा है, यानी 2% क्या है, वो हमारे शरीर के लिए यूज नहीं होती है, वो नष्ट हो जाती है भोजन, पाचन और शोषण या पदार्थों के रूप में। दूसरा, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो हमारे शरीर में केवल 92% ही यूज होता है, 8% हमारे शरीर में यूज नहीं होता है। देखिए प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जिनको जलाने पर, इसमें जो इसको हीट करने पर इसमें ऊष्मा प्लस H2O प्लस इसमें यूरिया निकलता है, नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं, ये यूरिया हीट मतलब यूरिया निकलता है। जबकि हमारे कार्बोज और वसा में हमारे क्या निकलते हैं, इससे ऊष्मा प्लस H2O निकलते हैं, लेकिन इसमें ऊष्मा प्लस H2O प्लस यूरिया प्रोड्यूस होता है। यानी इसमें आपके लगभग यूरिया 8% जो है व्यर्थ पदार्थों के रूप में निकल जाते हैं। इसीलिए देखिए 5.65 मिल रहा है, लेकिन इसका आप देखिए प्रोटीन में कितना होता है, लगभग 4 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए 1 ग्राम वसा से 9.45 किलो कैलोरी मिलता है, लेकिन इसका 5% हमारे शरीर में यूज नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, इसको 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए इसका मानक तैयार किया गया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी और वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इसका पूरा फंडा है बॉम्ब कैलोरी मीटर, जो प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर होता है। और इसी पर एक और भी आधारित है आपका, जिसके बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरी मीटर है। एक चीज हमें आप बताइएगा, मैंने कई बुक से इसको सर्च किया, इसमें देखिए कि जो बेंडिक्ट कैलोरी मीटर है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, ये हमें बताना। क्योंकि किसी बुक में मैंने देखा वहां पर जो बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरी मीटर है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट में दिया गया, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये जो इंग्लिश बुक मैंने देखा वहां पर डायरेक्ट कैलोरी मीटर दिया गया है। तो प्लीज आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आप। और अब देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि, हाँ मैं आपसे बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरी मीटर की चर्चा कर रहे थे, तो ये भी आपका इसमें डायरेक्ट में उसमें लिखा गया है कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया जाता है, उसकी तरफ से पूरा कह सकते हैं इस तरह से उसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर इस तरह से जैसे यहाँ बनाया गया है तापरोधी, उसी तरह से उसके लिए बनाया जाता है। और उसको भी कह सकते हैं मापते हैं कितना उसने एनर्जी जो है निकला उसके शरीर से और कितना उसका यूज हुआ, इसको मापन करने के लिए जो है बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर का यूज किया गया है। उसमें एक बच्चे यानी एक व्यक्ति को बैठाया गया है, जैसे कोई वर्क कर रहा हो, और उसमें भी जैसे आप ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, वहां भी पानी को गर्म करते हैं, वहां भी पानी हीट होता है, और उस पानी को क्या होता है, मापन कर किया जाता है। और ये सारी चीजें उसमें भी बताई गई है। तो लगभग यही प्रोसेस उसमें भी दिया गया है, लेकिन आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जो बेंडिक्ट कैलोरीमीटर है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। अब देखिए अप्रत्यक्ष विधि में ये जो यहाँ पर देखा मैंने, इसमें क्या है कि हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए कितनी ऊर्जा की, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसका मापन करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के व्यय को मापा जाता है कि हमें उस काम को करने के लिए कितना एनर्जी हमारी लगी। दूसरा है ऑक्सीजन की उतनी मात्रा को जो खाद्य पदार्थों के जलाने के काम में प्रयोग की जाती है, उसे नापा जाता है। यानी हमें खाद्य पदार्थों को जो हमारे शरीर में उसको जलाने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी ऑक्सीजन की, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा भोजन क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यानी कहने का मतलब जो खाद्य पदार्थों को जलाने के काम में प्रयोग की जाती है ऑक्सीजन, इसकी मात्रा को जो है मापा जाता है। तीसरा, ऑक्सीजन के मूल्य के बराबर कैलोरी से जितना ताप उत्पन्न होता है वही उस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य होता है। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष विधि में आता है। और अप्रत्यक्ष विधि के लिए 2 प्रकार के, यानी इसमें और भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ही लिखा है अप्रत्यक्ष विधि में। डगलस बैग और रेस्पायरोमीटर के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ऑक्सीजन का मापन किया जाता है, कितनी जो है लगी, कितना हमारा ऊर्जा व्यय हुआ, इसका मापन किया जाता है। तो ये चीजें
आपके लिए हुए। और आपका कल मैं इसके पार्ट 3 लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आधारीय चयापचय को प्रभावित करते हैं। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो घटता है कि बढ़ता है, इसका आंसर हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसका आंसर जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो प्लीज़ आप इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे और हमें इसका आंसर देंगे कि गर्भावस्था में बेसल यानी BMR रेट बढ़ता है कि घटता है, ये हमें बताएंगे। और मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था इसमें सभी बच्चों ने लगभग इसका सही आंसर दिया था कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 7% BMR की जो है बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये सही आंसर आप लोगों ने दिया था। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन ढूंढने में कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आपका तैयार होगा, क्योंकि उस चैप्टर को खोलेंगे, उस चैप्टर में आप और चीज़ें पढ़ेंगे, और चीज़ों को पढ़ने से आपके धीरे धीरे क्या होता है, जो लेवल होता है पढ़ने का और भी बढ़ता है। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।